सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का इतिहास विषय का पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का पहला प्रकरण कि पूरब में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूरब मतलब पूरब दिशा, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ों की एक व्यापारिक कंपनी का नाम था। ये कैसे पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की तरफ व्यापार करने आए थे, तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, सुना होगा कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत पर मुग़लों का शासन था और मुग़लों का आखिरी शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब थे। उन्होंने वर्तमान में भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में, और उसकी मृत्यु होते ही जो मुग़ल सूबेदार और जमींदार थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। क्षेत्रीय रियासतें मतलब अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने छोटे छोटे अपने राज्य बना लिए, यानी वो अपने आप को उस क्षेत्र का मालिक समझने लगे। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ये ताकतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि दिल्ली से मतलब कि औरंगजेब की जो राजधानी थी वो क्या थी? दिल्ली। तो इन रियासतों के सामने आने से दिल्ली पर मुग़लों का जो अधिकार था वो कम हो गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं सदी क्या होती है। सदी का मतलब होता है कि 100 वर्षों का समय। तो यानी एक वर्ष से 100 का जो वर्षों का समय है वो कहलाएगी पहली सदी। फिर 101 से 200 तक दूसरी सदी, 201 से 300 तक तीसरी सदी। तो ऐसे करते करते ये 18वीं सदी आ जाएगी। तो 18वीं सदी का मतलब 1701 से 1800 तक, ये हो गई 18वीं सदी। अब उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध होता है यानी उसके आधे का बाद में, आधे के बाद यानी 1750 के बाद का समय। तो देखो ये 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, यानी 18वीं सदी के शुरुआत में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और ऐसे ही 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारत के अंदर एक नई ताकत सामने आने लगी, और वो कौन सी थी? अंग्रेज़ों के रूप में। क्या आपको पता है कि अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे, और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। यानी वो भारत को गुलाम नहीं बनाना चाहते थे, ना ही भारत के ऊपर वो पहले कब्जा करना चाहते थे। वो सिर्फ व्यापार करने के लिए एक कंपनी के रूप में भारत आए थे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वो इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये एक चित्र देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व अभी भी बना हुआ था। कि औरंगजेब के बाद कोई शक्तिशाली तो नहीं था, लेकिन आगे आगे उनके जो वंशज थे, उत्तराधिकारी थे, उनका महत्व अभी भी बना हुआ था। जब 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। तो ये है बहादुर शाह जफ़र और ये अंग्रेज़ कैप्टन हडसन। तो इस विद्रोह को जब कुचल दिया गया तो कंपनी ने क्या किया? बहादुर शाह जफ़र को भारत छोड़कर भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर किया और उनके बेटों को उसके सामने ही मार डाला। तो देखते हैं कि अब ये कैसे पूर्व दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। सन 1600 में, देखो 1600 की बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर
चार्टर का मतलब होता है इजाज़तनामा। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से इजाज़तनामा हासिल कर लिया कि जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार मतलब सिर्फ उसी के पास अधिकार होना। तो ये देखो यहाँ पे है ये इंग्लैंड है ना, और इंग्लैंड की अब और किसी भी कंपनी के पास अधिकार नहीं था कि वो यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ यहाँ आकर व्यापार करें। लेकिन इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। यानी इंग्लैंड एक देश है यूरोप के अंदर और वहाँ पर बहुत सी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी यहाँ पर नहीं आ सकती थी। इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो देखो यहाँ से मान लो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी इधर आई पूर्व दिशा की तरफ और यहाँ से सस्ती चीज़ें खरीदी और वापस उन्होंने इंग्लैंड में जाकर महंगे दामों पर बेची। तो कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का अब कोई डर नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तो भी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। इसके बाद देखो, लेकिन यह शाही दस्तावेज जो इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दस्तावेज पे चार्टर पे साइन करके दिया था, वो सिर्फ इंग्लैंड के लिए था, पूरे यूरोप के लिए नहीं था, है ना। तो यह दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं कि कैसे इंग्लैंड के जहाज़ पूर्व दिशा की तरफ आए। हमने पहले भी देखा था कि ये देखो जैसे यहाँ पर इंग्लैंड है, अब ये यहाँ से होते हुए ये अफ्रीका को छूते हुए और नीचे ये केप ऑफ गुड होप यहाँ से होते हुए ये हिंद महासागर और इसको पार करते हुए इधर पूर्व दिशा में भारत के अंदर कलकत्ता में इन्होंने प्रवेश किया। लेकिन ये यहाँ से आते, इतनी दूर का रास्ता पार करते, इससे पहले ही फ्रांस, माफ़ कीजिए पुर्तगाल, ये पुर्तगाल यहाँ पे है, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। चलो पहले नक्शा ही देख लेते हैं अपने। ये देखो है ना, ये यहाँ पे है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और ये पुर्तगाल। तो भारत में पहले पुर्तगाल आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर यहाँ पर डच भी है नीदरलैंड में, वो आए। तो इनके आने से पहले ये लोग पुर्तगाली, फ्रांस और डच के लोग ये सारे भारत में पहले ही आ चुके थे। और ये लोग भी किस लिए आए थे? ये भी व्यापार करने के लिए। तो ये पूरा जो आप मानचित्र देख रहे हैं एक यूरोप महाद्वीप का है और यूरोप महाद्वीप में अलग अलग देश हैं, ये आप देख ही रहे हो, है ना। स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, है ना, यूके जो कि ब्रिटेन है। इस तरह से बहुत सारे ये छोटे छोटे रोमानिया, यूक्रेन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इस तरह से बहुत सारे, ये टर्की, ये बहुत सारे देश हैं। लेकिन इनमें से ये एक देश था इंग्लैंड, ये भारत पहुंचते इससे पहले ही पुर्तगाल, फ्रांस और डच, इनके पहुंचने से पहले ये भी वहाँ पहुंच गए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ केप ऑफ गुड का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी और वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो देखो कि भारत का पश्चिमी तट, जैसे ये भारत का नक्शा है, ये है ना, तो ये भारत की उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो जो
पुर्तगाली है ये यहाँ से होते हुए ऐसे और इधर पश्चिम दिशा में यानी मुंबई पहुँचे थे। और जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटेन की जो कंपनी थी वो कलकत्ता आई थी पूर्व दिशा में। तो वो पूर्व दिशा में पहुँचते इससे पहले ही पुर्तगाली भारत के अंदर पश्चिम दिशा से पहुँच चुके थे। इसके बाद देखो कि वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दी गामा ने 1498 में, देखो अंग्रेज़ों के आने से कितने 100 साल पहले ही वो भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगा चुके थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी भी भारत में व्यापार करने के लिए आ गए थे। इसके बाद देखिए कि जब ये सारे आए तो इतनी सारी कंपनियां जब भारत में आई तो समस्याएं तो आनी थी। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि सारी कंपनियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटेन सारी कंपनियां एक जैसी ही चीज़ खरीदना चाहती थी। अब यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने हुए बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी यानी ये मसाले थे जो भारत के, इनकी भी ज़बरदस्त मांग हमेशा ही रहती थी। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। तो देखो कैसे कीमतें बढ़ी और कैसे मुनाफा गिरने लगा। तो अब ये देखो, इसको समझो कि मानो आप एक सूती कपड़े की आपके पास दुकान है ना, आपके पास ये 4 लोग आ रहे हैं। जैसे कि पहले मानो आपके पास आए पुर्तगाली, उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ। फिर आपके पास डच आए, वो बोले मैं 15 दूंगा। फिर उसके बाद मान लो ब्रिटिश आई है ना, फ्रांसीसी आए, वो कहते हैं मैं 20 और ब्रिटेन वाले कहते हैं मैं 25। तो आप अपना माल किसको बेचोगे? जो आपको ज़्यादा पैसा देगा उसी को ही बेचोगे ना। तो इस तरह से क्या हुआ, आपके सामान की कीमत बढ़ गई। तो इतने ज़्यादा लोगों की जब खरीद करने वाले थे यानी वस्तु की मांग बढ़ी तो उसकी कीमत भी बढ़ गई। अब जो यूरोप की कंपनियां थी उनको मुनाफा कम हुआ, क्योंकि किसी ने मान लो अब जिसने 25 में ख़रीदा वो वहाँ जा कर के 50 में बेच रहा है, तो उसको तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन बाकी कंपनियों को मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तो इस तरह से हमारे भारतीय वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, मांग बढ़ी और यूरोपीय कंपनियों का मुनाफा कम होने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने और फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी इस प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ही ख़त्म कर दे। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत करवा दी, क्योंकि अब ये 4 कंपनियां हो गई और ये सब भारत का माल खरीदना चाह रहे थे। तो इस चक्कर में इन कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी कि हम भारत से सामान खरीदेंगे, हम भारत से सामान खरीदेंगे। तो 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती। मान लो फ्रांस ने पुर्तगालियों की डुबोई है ना, पुर्तगालियों ने डच की, या ब्रिटिश ने फ्रांसीसियों की। इस तरह से तो कोई भी कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती या रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे हुए जहाज़ को आगे बढ़ने से रोक देती। तो यह व्यापार अब हथियारों की मदद से चल रहा था। जिसके पास ताकत होगी, जो जिस कंपनी दूसरी कंपनी को डुबो देगा, उसके व्यापार को नष्ट कर देगा, तो ताकतवर कंपनी क्या कर सकती थी, अब वो भारत से माल खरीद लेती। तो इस व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए अब सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि अब कंपनियों को डर रहने लगा कि कहीं हमारी कंपनी का या हमारे माल का दूसरी कंपनी नुकसान ना कर दे। तो अब उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनियों की सुरक्षा बढ़ा दी, चौकसियाँ करने लगे, निगरानी करने लगे। तो अपनी बस्तियों को उन्होंने किलेबद्ध करना किया और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण और जो भारत के राजा थे, स्थानीय शासकों से भी उनके टकराव
होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना अब कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तो ये कैसे हो रहा था ये हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।